Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture 17 of MDCAT Chemistry. But I hope आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और MCAT को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे. Our today's topic is about types of solids and crystal lattice energy. तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले जो चार टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं यानी आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड्स या मेटल्स और मोलेकुलर सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर बेटा हम NaCl और आयोडीन क्रिस्टल को स्टडी करेंगे एंड एट द एंड ऑफ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लेटिस एनर्जी. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ लेक्चर. लेट्स स्टार्ट. सॉलिड्स. बेटा सॉलिड्स जो होते हैं हमारे पास अभी जैसे मैंने बताया कि चार टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं आयनिक सॉलिड्स, दूसरे होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स, फिर होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स एंड देन मोलेकुलर सॉलिड्स. अब बात करें तो आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस. ये आयन से मिलकर बनते हैं. इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं यानी कैटाइंस और एनाइंस होते हैं. और कैटाइंस और एनाइंस के बीच में आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है. एंड दिस आयनी बिकॉज ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड and the ions present in the solid, these solids are called as ionic solids. डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है बेटा कोवेलेंट सॉलिड. कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा? वो सॉलिड्स जिनके अंदर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है यानी एक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बन रही है, जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर है, जैसे ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड की स्ट्रक्चर है, जैसे बोरान नाइट्राइड की स्ट्रक्चर है, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है, जैसे सिलिकॉन की स्ट्रक्चर है. क्लियर हो गया? इस तरह के जितने भी सॉलिड्स होते हैं बेटा ये सारे के सारे कोवेलेंट सॉलिड्स कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोई दूसरा बॉन्ड नहीं होता. डन. अब बेटा ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ये फर्दर कैटेगराइज किए जाते हैं दो क्लासेस में. एक होते हैं जिनके अंदर जाइंट स्ट्रक्चर होती हैं जैसे डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल. दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे ग्रेफाइट हो गया या बोरान नाइट्राइड हो गया. ओके, इसमें ग्रेफाइट आएगा, बोरान नाइट्राइड आएगा, यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड आएगा और डायमंड आएगा. ये एग्जांपल्स याद कर लें बेटा, एग्जांपल से एमसीक्यूज आता है. फॉर एग्जांपल ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जाइंट स्ट्रक्चर्ड कोवेलेंट सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जाइंट स्ट्रक्चर्ड कोवेलेंट सॉलिड. पीछे नीचे नाम दिए होंगे, समझ आइए. ये सिलिकॉन कार्बाइड इज जाइंट स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड कोवेलेंट सॉलिड कौन सा है बेटा? इस तरह एमसीक्यूज पूछे जा सकते. नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड्स. मेटेलिक सॉलिड्स को अगर गौर से देखो बेटा तो ये मेटल एटम्स के बीच में होता है. मेटल्स जितने भी होंगे उनको मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं. और मेटल्स के बीच में होता है मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड से जो मेटल्स बनते हैं बेटा एक सॉलिड फॉर्म में जो मेटल बनता है उसको मेटेलिक सॉलिड. नेक्स्ट है बेटा मोलेकुलर सॉलिड्स. मोलेकुलर सॉलिड्स के अंदर आपके पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे. अब एक तो बात ये कंफर्म है कि इनके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इनके एटम्स के बीच विद इन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड है. मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. डन. अब बेटा ये जो मोलेकुलर सॉलिड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं. एक वो जिनके अंदर जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है बेटा वो पोलर हो तो पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स, और दूसरा वो जिनके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो कोवेल तो नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स. बहुत लोग इसको ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं उनको पोलर की कैटेगरी से निकाल देते हैं, लेकिन बेटा मैंने उनको हाइड्रोजन बॉन्डेड को भी पोलर में ही ऐड रखा है एज पर योर सिलेबस. डन. समझ आ गई है यहाँ तक? अब बेटा एक और से बात सुनिएगा. एक आयनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनेगा. जैसे सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मिलेगा तो NaCl. Mg मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मिलेंगे तो MgCl2, AlCl3. तो इनमें एक मेटल है जो कैटाइन है और दूसरा बेटा क्या है? नॉन मेटल है जो एनाइन है. सो आयनिक सॉलिड के अंदर एक मेटल एटम होगा, एक नॉन मेटल एटम होगा,
और उनके बीच में अट्रैक्शन से एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, यानी एक फार्मूला यूनिट बनेगा और बहुत सारे फार्मूला यूनिट्स मिलके आपके पास एक यूनिट सेल वगैरह बनाते हैं, और यूनिट सेल बहुत सारे मिलके क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं आयनिक सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर बेटा आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स होंगे बेटा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन मेटल्स। मतलब जिन दो चीजों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, जिन दो एटम्स के बीच में, वो दोनों के दोनों नॉन है, सॉरी क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। डन। अब ये जो नॉन मेटल एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है और एक जाइंट स्ट्रक्चर बनती है, इस तरह के सॉलिड को बोलते हैं बेटा कोवैलेंट सॉलिड्स। अब अगर हमारे पास दोनों एटम्स जो हैं बेटा वो मेटल के हों, तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड से जो बनने वाला सॉलिड है उसको बोलेंगे मेटेलिक सॉलिड। डन। और जब बेटा एक मॉलिक्यूल के एटम ए और दूसरे मॉलिक्यूल के एटम बी के बीच में कोई वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो फिर बेटा उसको हम क्या कहते हैं, मोलेक्युलर सॉलिड, जो सॉलिड बनता है। डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बेटा हमारे पास ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आ गए, हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आयनिक और मोलेक्युलर, बेटा ये आपके सिलेबस में मेंशन करके लिखे हैं, बाकियों से भी थोड़ा बहुत ही पूछा जाएगा लेकिन इनसे ज्यादा पूछा जाएगा, ये मेंशन करके लिखे हुए। तो सबसे पहली चीज के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, तो सॉलिड्स के अंदर तो आयंस होते हैं ना बेटा आयनिक सॉलिड्स में, क्योंकि वो कैटाइंस और एनाइंस से मिलकर बनते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स में अभी मैंने बताया बेटा नॉन मेटल एटम्स होंगे। मेटेलिक सॉलिड्स में बताया बेटा मेटल एटम्स होंगे। और मोलेकुलर सॉलिड्स में मैंने आपको बताया या पोलर या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। डन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स याद कर ले, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन आयनिक सॉलिड आर, या आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ cations only, anions only, both cations and anions, none of these, या ऑल ऑफ दीज, इस तरह कोई ऑप्शन बन सकते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, अभी बात हो चुकी है। आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड आपको पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट सॉलिड्स में सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, यानी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड को भी देखो, तो जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल, न्यूक्लियस को रिपेल करते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। मेटेलिक बॉन्ड बेटा मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर होगा मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड भी क्या होता है बेटा, आपके देखें तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक कोर जो बच जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के बाद, उसके बीच में अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, मेटेलिक सॉलिड्स। और बेटा ये भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और जो मोलेक्युलर जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, ये तीनों के तीनों बॉन्ड्स के अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होती है। डन। अब जो मोलेकुलर सॉलिड्स होते हैं बेटा, इनके अंदर भी जो फोर्सेज होती हैं बेटा ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क कैसे होता है बेटा, यहाँ पर देखें एक एटम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी एक मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ भी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, ये तो आसान है। और जितनी भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेज हैं उनको वंडरवाल फोर्सेज भी कहते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ डाइपोल डाइपोल फोर्स इज अ वंडरवाल फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज ए वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए वंडरवाल फोर्स। तो जितनी भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है इनको वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। डन। नेक्स्ट है बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सबसे ज्यादा तो होते हैं बेटा, आपको पता है आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो सबसे ज्यादा होता है आयनिक सॉलिड्स। देन हमारे पास आता है बेटा
कोवैलेंट सॉलिड्स इसमें भी हाई होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स, मेटल्स के भी मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि सोडियम का 801 डिग्री सी है। सिमिलरली बेटा अगर आप सोडियम थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप यूं कह सकते हैं कि सॉफ्ट मेटल है, तो अगर हार्ड मेटल लाइक आयरन की केस में जाए तो 2600 समथिंग इसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट है बेटा। तो इट मींस दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और मोलेकुलर सॉलिड्स के अंदर चूंकि वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे। डन। नेक्स्ट डेंसिटीज अगेन बेटा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स में वेरी हाई, कोवैलेंट सॉलिड्स और मेटेलिक में हाई, और बेटा जो मोलेकुलर सॉलिड्स होंगे इनकी डेंसिटीज कम होती। ओके। नेक्स्ट हार्डनेस, अगेन बेटा जिनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी वो वेरी हार्ड, कोवैलेंट सॉलिड्स भी हार्ड और मेटेलिक सॉलिड्स भी क्या होंगे बेटा हार्ड। लेकिन जो मोलेकुलर सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे आइस है आपके पास सॉफ्ट है, ग्लूकोज है, शुगर है घर में पड़ी हुई है बेटा, सुक्रोज है, इस तरह कोई भी चीज पड़ी हुई है वो क्या होगी बेटा आपके पास टेबल सॉ क्या कहते हैं टेबल शुगर देखें, टेबल सॉल्ट नहीं, टेबल शुगर को देखें बेटा, सॉफ्ट होती है, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं आप। इसी तरह बेटा जो आपके पास बाकी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कोई भी और मोलेकुलर सॉलिड है, इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट, दे आर आइस है, आइस सॉफ्ट होती है बेटा, स्नो की बर्फ जो फ्रिज में बनती है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आइस की बात कर रहा हूँ जो पहाड़ों पे बर्फ गिरती है, अगर देखें तो बेटा वो इजीली कंप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए 3 बार वेरी लगा चुका हूं। नेक्स्ट बेटा ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे पहले आयनिक में देखें तो मैं कह सकता हूं नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती किस वजह से, तो बेटा सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या किसी भी स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या तो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या आयंस की वजह से। जहां कहीं फ्री आयंस होंगे, जहां कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अगर गौर से देखें तो आयनिक सॉलिड के अंदर देखें सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज द आयंस आर नॉट फ्री, देयर आर नो फ्री आयंस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The cations and anions are held together by very strong electrostatic force of ionic bond. Done? लेकिन अगर हम उसी आयनिक सॉलिड को मेल्ट कर दें या उसी आयनिक सॉलिड का एक सोल्यूशन बना दें, तो वो जो मोल्टन NaCl होगा या मोल्टन वो कोई भी आयनिक सॉलिड होगा या कोई भी सोल्यूशन फॉर्म में बेटा होगा, तो फिर वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जैसे ही मेल्ट करेंगे तो वो आयनिक बॉन्ड की जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो टूटना शुरू होंगी, मेल्ट करने के लिए जरूरी है। सोल्यूशन स्टेट में भी बेटा आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, यानी कैटायंस और एनायंस में, जैसे NaCl Na पॉजिटिव और Cl माइनस बना देता है। तो बेटा इन मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट या फिर सोल्यूशन स्टेट आयंस बिकेम अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्री आयंस आर देयर। सो इस वजह से मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन स्टेट में आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे बेटा कंडक्टर होंगे। डन। नेक्स्ट अगर गौर से देखें तो बेटा कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर देखें तो जाइंट स्ट्रक्चर्ड और लेयर्ड स्ट्रक्चर दोनों की अलग बात की है। जाइंट स्ट्रक्चर जितने होंगे बेटा वो सारे के सारे क्या है नॉन कंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड नॉन कंडक्टर, जैसे आपके पास डायमंड नॉन कंडक्टर। लेकिन लेयर्ड स्ट्रक्चर में दो तरह के होते हैं, कुछ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं अक्रॉस द लेयर्स, तो बेटा वो अक्रॉस द लेयर एक एनआइसोट्रोपिक पीकली एक डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर देते हैं, जैसे ग्रेफाइट है। लेकिन जिनमें नहीं होते, जैसे बोरान नाइट्राइड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, फिर वो बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो इनके अंदर बेटा जो लेयर्ड स्ट्रक्चर हैं उनमें कुछ कंडक्टर होते हैं और कुछ नहीं। डन। मेटेलिक सॉलिड्स में अगर देखें तो वेरी गुड कंडक्टर, बेटा सबसे अच्छे कंडक्टर मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, और उसकी वजह आपको पता है कि मेटल्स के अंदर बेटा क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल
और थर्मल कंडक्टर दोनों होते हैं। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और थर्मल का मतलब हीट को भी कंडक्ट करते हैं। डन। नेक्स्ट, मोलेकुलर सॉलिड्स के अंदर देखें बेटा तो दो तरह के होते हैं, अगेन पोलर और नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होंगे बेटा वो तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं नॉन कंडक्टर। जो पोलर होंगे वो भी बैड कंडक्टर है। जैसे कि बेटा आप आइस को देख लो, तो आइस थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगी ना, जैसे वाटर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, but there are no free ions, there is a polar molecule due to which the electricity is conducted। तो हम कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर है, ये वेरी बैड कंडक्टर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पोलर जो कोवैलेंट सॉलिड है वो नॉन कंडक्टर है। वो कंडक्टर थोड़ा बहुत होता है, बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो आयनिक सॉलिड्स तो नॉन कंप्रेसिबल। नेक्स्ट अगर देखें बेटा जी तो कोवैलेंट सॉलिड्स नॉन कंप्रेसिबल, मेटल्स नॉन कंप्रेसिबल, ये तीनों के तीनों नॉन कंप्रेसिबल होंगे। ये बेटा अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर पे अपना वॉल्यूम कम नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मौजूद होती है। लेकिन अगर मोलेकुलर सॉलिड्स को देखें बेटा, दे आर सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल, हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट, तो ये इस तरह एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड इज कंप्रेसिबल, इनमें से कौन सी टाइप जो है वो कंप्रेसिबल है। द मोलेकुलर सॉलिड्स, पोलर भी हो जाते हैं, नॉन पोलर भी हो जाते हैं। हाँ ये है कि नॉन पोलर थोड़े ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि और ज्यादा वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स को अगर देखें तो बेटा वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाएंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि बेटा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस डेवलप होंगी जिनको आप आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। लेकिन बेटा जो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें वो डिसॉल्व नहीं। डन। अगर बात करें कोवैलेंट सॉलिड्स की तो वो तो बेटा है इनसॉल्युबल। अगर मेटेलिक सॉलिड्स की भी बात करें तो वो भी इनसॉल्युबल। अब बेटा बात आ गई है किसकी, मोलेकुलर सॉलिड्स की। मोलेकुलर सॉलिड्स दो तरह के हैं, अगेन पोलर और नॉन पोलर। तो जो पोलर होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। जैसे शुगर है, यानी इसको सुक्रोज बोलते हो आप, या इस तरह का कोई भी सॉलिड है बेटा, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वाटर भी पोलर है और ये भी पोलर है। लेकिन अगर आप बेटा किसी नॉन पोलर लाइक आयोडीन को उठा के वाटर में डालोगे, फिर आयोडीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। डन। नेक्स्ट, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है टूटना, अप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाने पे एक प्रॉपर लेयर की अरेंजमेंट में टूट जाना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस, क्लीव कर जाना, उसको कहते हैं ब्रिटलनेस। अब बेटा जब हम आयनिक सॉलिड्स पर फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाते हैं, जब हम कोवैलेंट सॉलिड्स पर बेटा फोर्स लगाते हैं वो नहीं टूटते। मेटेलिक सॉलिड्स भी नहीं टूटते, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, वो बेटा शीट्स या वायर्स में कन्वर्ट हो जाते। जबकि अगर मोलेकुलर सॉलिड्स को देखें तो बेटा वो भी ब्रिटल नहीं होते, वो भी इस तरह नहीं टूटते कि प्रॉपर लेयर में टूटे। समझे? तो ब्रिटलनेस की जो प्रॉपर्टी है इट इज स्पेशली रिलेटेड विद द आयनिक सॉलिड्स, क्योंकि उनके अंदर अगर और से देखें बेटा तो कुछ कैटाइंस और एनाइंस की लेयर्स होती हैं ऐसे। ये लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे फिर नेगेटिव होगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसे अट्रैक्शन है। मैं यहाँ पे कुछ फोर्स लगाता हूँ, ये लेयर स्लिप करेगी फॉरवर्ड में, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने, सिमिलर चार्जेस कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। और इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ से जो आपका आयनिक सॉलिड है ये बीच में से ये इस लाइन के अक्रॉस टूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। ओके। नेक्स्ट, सब्लिमेशन की बात करें तो सब्लिमेशन बेटा आपके पास जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं उनके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो शो नहीं करते। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव वाले तो नहीं करेंगे, कोवैलेंट भी नहीं करते, मेटेलिक भी नहीं करते, तो फिर कौन से शो करते हैं बेटा, मोलेकुलर सॉलिड्स आपके पास मोस्ट यूजुअली जितने भी बेटा सब्लिमेशन शो करने वाले हैं वो मोलेकुलर सॉलिड्स।
अगर गौर से देखें बेटा तो इसकी रीजन है, सब्लिमेशन होती है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो जैसे ही फोर्स हम उसको हीट करेंगे बेटा वो क्या करेगा, सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज, वीक फोर्सेस हैं डायरेक्ट इतनी बेटा उनको एनर्जी मिल जाएगी कि वो फ्री हो जाएंगे एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। डन। इस वजह से जो मोलेकुलर सॉलिड्स होते हैं बेटा वो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं। डन। नेक्स्ट बेटा ये है आपके सारे सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस। इन्हीं से एमसीक्यूज आने, अभी कुछ एमसीक्यूज 4-5 करते भी हैं। द इंटर अटोमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इन मोलेकुलर सॉलिड्स। अगर बेटा गौर से स्टेटमेंट को पढ़ें तो अभी तो आपके सामने मोलेकुलर सॉलिड्स में आपके दिमाग में एकदम में मोलेकुलर सॉलिड सुन के आया होगा वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बट दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। थोड़ा सा गौर से देखें, मैंने इंटर अटोमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा है, मैंने इंटर मोलेकुलर नहीं कहा। तो एटम्स के बीच में द इंटर अटोमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन मोलेकुलर सॉलिड्स। तो बेटा इधर गौर से देखें, एटम्स ऑफ ये लफ्ज मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं होगा, ए मॉलिक्यूल नहीं होगा, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर गौर से देखो बेटा तो आपके पास ये एक फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। बेटा ये तो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड है अगर आप गौर से देखो तो ये आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड है। ये हो सकता है किसी सॉलिड के अंदर क्या हो, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो, किसी सॉलिड के अंदर क्या हो, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो, क्योंकि कार्बन भी एटम है, ऑक्सीजन भी एटम। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इन दो मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में, फॉर एग्जांपल इस ऑक्सीजन और इसके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये होंगी वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो बेटा ये वाली जो फोर्सेस होंगी ये वंडरवाल भी हो गई और ये वाली बेटा कोवेलेंट यानी पोलर कोवेलेंट या नॉन पोलर कोवेलेंट भी हो गई। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए भी दुरुस्त है, बी भी दुरुस्त है, सी भी दुरुस्त है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर, ऑल अबव। डन। नेक्स्ट, सॉलिड CO2 या ड्राई आइस जिसको कहते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, बेटा ये तो बड़ा इजी है, इंतहाई इजी एमसीक्यू है, मोलेकुलर सॉलिड। नेक्स्ट, मोलेकुलर क्रिस्टल्स आर, अभी बताया था बेटा, दे आर सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल, हार्ड नहीं होते, वेरी हार्ड भी नहीं होते, ऑलवेज पोलर भी नहीं होते बेटा, कभी नॉन पोलर भी तो हो सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following is an example of polar molecular solids? नेफ्थलीन, बेटा देखें दो बेंजीन रिंग जोड़ के देखें तो बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, तो नेफ्थलीन भी नॉन पोलर होगा, ये होता है नेफ्थलीन नॉन पोलर। आयोडीन नॉन पोलर, दोनों आयोडीन है। ड्राई आइस CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो नॉन पोलर। जी शुगर, शुगर के अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं और हम कह सकते हैं कोई एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद होता है इसके अंदर, तो लिहाजा और कीटोन ग्रुप भी होता है क्योंकि शुगर जो होती है वो सुक्रोज होती है। तो बेटा एक एल्डो शुगर और एक कीटो शुगर है, यानी आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है, तो इसका मतलब है इसके अंदर पोलर पार्ट्स मौजूद हैं। तो इस तरह का जो सॉलिड होगा बेटा उसको क्या कहेंगे, polar molecular solids. So delta is your right answer. Next, the burst conductors of electricity, बेटा ये तो अभी बताया था, इसमें मेरे ख्याल में कोई बताने की बड़ी बात नहीं है। बर्स्ट कंडक्टर वो हैं जो सॉलिड में भी कंडक्ट करते हैं, यानी मेटालिक सॉलिड्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, क्रिस्टल्स फॉर्म्ड ड्यू टू लंदन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब देखें ना बेटा वो ऊपर वाला आ गया, तो जब लंदन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो सिर्फ और सिर्फ मोलेकुलर सॉलिड्स के अंदर होंगी। सो दीज आर मोलेकुलर सॉलिड्स। डन। नेक्स्ट, अब बेटा हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ आयनिक सॉलिड्स। सबसे पहले ये एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द बेटा फॉलोइंग अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड। अल्फा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बीटा रेडियस रेशो, चार्ली पुअर कंडक्टिविटी, डेल्टा ऑल ऑफ दिस। तो बेटा आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ये तीनों के तीनों बेटा अफेक्ट करते हैं। हाँ एक एमसीक्यू आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट, तो इन तीनों के अलावा जो चौथा बच जाएगा वो अफेक्ट नहीं करता। ये तीनों के तीनों फैक्टर्स
बेटा आपके पास जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनकी शेप पर इफेक्ट करते हैं। डन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहला पॉइंट है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है कि बेटा एक आपके पास कैटाइन है और एक एनाइन है, उनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है उसकी बात हो रही है। अब बेटा आयनिक बॉन्ड होगा तो मॉलिक्यूल को कोई शेप मिलेगी ना, तभी उसकी कोई पर्टिकुलर शेप होगी। अगर आयनिक बॉन्ड ही नहीं होगा, द आयन विल बी फ्री टू मूव, तो फिर बेटा मॉलिक्यूल्स वो जो आयन्स होंगे वो तो गैसियस स्टेट में होंगे, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगी। तो उसी को पढ़ते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस हेल्ड देम टुगेदर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैटाइंस और एनाइन को जोड़ के रखती है और इसकी वजह से एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप डेवलप होती है। डन। इस वजह से क्योंकि जो आयन्स होते हैं अगर आयनिक सॉलिड बन गया तो उनके पास ना तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन होगी ना रोटेटरी मोशन होगी, उनके पास सिर्फ होगी वाइब्रेटरी मोशन और वो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड होंगे ड्यू टू दिस आयनिक बॉन्ड। और ये इसी वजह से बेटा उनकी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक वेल डिफाइंड शेप बनेगी। क्लियर हो गया? अब गौर से देखें बेटा, मेरे पास एक सोडियम एटम है गैसियस स्टेट में, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं गैसियस आयन में, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये गैसियस आयन बन गया है। और बेटा यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उसको मैं बोलता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोल देता हूँ मैं? ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे लिख दो, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज किया है एक गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम को, ताकि हम एक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बना सके, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सके। अगर मेरे पास इसी तरह एक आयन है, लेट्स से गैसियस स्टेट में क्लोरीन, और मैं क्लोरीन को बेटा गैसियस स्टेट में लेता हूं और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यही एक वाला जो इसने लूज किया है, तो ये गेन करके क्या बनाएगा? Cl माइनस इन गैसियस स्टेट। और इस दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डन। अब मेरे पास दो चीजें हैं बेटा, एक है Na पॉजिटिव इन गैसियस स्टेट, एक है Cl माइनस इन गैसियस स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन बेटा जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं बेटा ये इधर उधर मूव करना शुरू करेंगे till they come closer to each other and develop a very strong electrostatic force of attraction। और उसकी वजह से आपके पास जो NaCl बनेगा वो होगा बेटा सॉलिड स्टेट में बन जाएगा। डन। अब बेटा गौर से सुना, इस दौरान भी एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ओके, मैंने क्या कहा कि कैटाइन बेटा क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे गैसियस एटम को तो कैटाइन बनेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी बेटा, तो फिर क्या होगा बेटा? आपके पास एनाइन बनेगा और फिर कैटाइन और एनाइन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो उससे आयनिक सॉलिड बनेगा। द ions will be fixed in positions, they do not have translatory or rotatory motion, they only possess vibratory motion, they will be fixed in positions, and this creates a well defined geometric shape for the ionic solid। Done। Next, radius ratio। रेडियस रेशो क्या होती है बेटा? इट इज द रेशो ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन टू साइज ऑफ एनाइन। मतलब आर पॉजिटिव कैटाइन का रेडियस डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव एनाइन का रेडियस। समझ आ गई है? इसको बोलते हैं बेटा रेडियस रेशो। रेडियस रेशो कैसे डिसाइड करती है? फॉर एग्जांपल बेटा देखें, अगर रेडियस रेशो 0.00 से 0.15 तक है तो जो शेप होगी वो होगी लीनियर, मतलब बिल्कुल जैसे AB2 टाइप मॉलिक्यूल बन जाते हैं वैसे ही शेप होगी, बिल्कुल लीनियर शेप। अगर 0.15 से लेकर आप 0.22 तक निकालेंगे बेटा तो ये होगी ट्राइएंगुलर। अगर 0.22 से लेकर 0.414 तक लेंगे बेटा तो ये आएगी टेट्राहीड्रल। अगर 0.414 से 0.732 तक लेंगे बेटा तो ये आएगी ऑक्टाहीड्रल। और बेटा जब आप निकालेंगे 0.732 से
अबव होगी या 0.732 आ जाएगी, फिर ये होगी बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ऑक्टाहीड्रल को बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं। अगेन देखें बेटा ये डिफरेंट शेप्स बन रही है ना, जैसे रेडियस रेशो हमने डिफरेंट की, वैसे ही आपके पास शेप ऑफ आयनिक सॉलिड क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, गौर से देखो, इट इज द रेशियो बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन विच इज एक्चुअली डिसाइडिंग द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड। क्लियर हो गया? आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हो कि आपके पास किसी भी सॉलिड की का रेडियस ये है, कैटाइन का रेडियस ये है, एनाइन का रेडियस ये है, तो उसकी बेटा वैल्यूज ये होंगी। जैसे कि NaCl को देखो बेटा, NaCl के अंदर क्या है बेटा, एक है Na प्लस और एक है Cl माइनस। और हमें पता है कि NaCl की शेप होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आप रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव वैल्यूज निकालो, तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा ये एग्जैक्टली लाई करेगी इस रेंज के अंदर बेटा, ये 414 से लेकर 732 तक। इसका मतलब है ये ऑक्टाहीड्रल है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। डन। नेक्स्ट, अगर आप सीजियम क्लोराइड की ले लो बेटा, तो क्लोरीन की तो रेडियस में रेशो वही होगी, आपको पता है ये CS पॉजिटिव प्लस Cl माइनस से मिलकर बना है। तो आप RCS पॉजिटिव बाई RCl माइनस करें, तो फिर बेटा जो आपके पास आंसर आएगा, आप देखेंगे वो एग्जैक्टली ये नीचे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वाले में लाई करता है। इसका मतलब है कि NaCl जो होगा बेटा वो आपके पास होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और जो आपके पास ये आएगा क्या नाम है सीजियम क्लोराइड, ये आएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। डन। नेक्स्ट, पुअर कंडक्टिविटी। पुअर कंडक्टिविटी बेटा ये होना ऐसे चाहिए कि हाउ शेप ऑफ आयनिक सॉलिड डिस्क्राइब्स द कंडक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे उसने उल्टा मुड़ के लिखा हुआ है। बहरहाल हम कह देते हैं कि ये भी एक फैक्टर है जो क्योंकि जो डिसाइड करता है शेप ऑफ आयनिक सॉलिड्स को, उल्टा मुड़ के हम भी कह लेते हैं। द आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड रिमेन एज सच। लेकिन जैसे ही आयनिक क्रिस्टल को आप वाटर में डालेंगे या सॉल्वेंट में डालेंगे, द क्रिस्टल लेटिस ब्रेक्स डाउन इनटू एंड आयनिक सॉलिड चेंजेस इनटू कैटायंस एंड एनायंस, यानी आयंस फ्री हो जाएंगे। और फिर बेटा ये जो रप्चर्ड स्ट्रक्चर्ड है, ब्रोकन स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या करेगी, इसके अंदर जो फ्री आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे। यानी इसका सिंपल मकसद यही है कि आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर है और मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में क्या है बेटा, कंडक्टर है। बस इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर मोल्टन सोल्यूशन को रहने दें कि आयनिक सॉलिड अगर सॉलिड स्टेट के अंदर हैं या उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो वो नॉन कंडक्टर होंगे। यानी अगर नॉन कंडक्टर हैं तो हम कह सकते हैं ये वेल डिफाइंड सॉलिड शेप है, ज्योमेट्रिक शेप है। लेकिन अगर वो मोल्टन फॉर्म में कहीं पे भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो फिर बेटा ये तो उनका सॉलिड होना प्रूव करेगा, ये भी उनकी शेप को डिसाइड नहीं कर रहा। ओके, हाँ हम ये कह सकते हैं कि शेप डिसाइड कर रही है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर? बहरहाल लिखा हुआ है तो आपने एज ए ऑप्शन एमसीक्यूज में रखना है कि जी हाँ, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आयोडीन। आयोडीन की स्ट्रक्चर्स को, तो सबसे पहली चीज बेटा कि आयोडीन जो है ये एक मोलेकुलर सॉलिड है, मॉलिक्यूल है I2 का। अगर आप इसको गौर से देखें बेटा तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट करवा देता हूँ कि ये एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, ये एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 आयोडीन मॉलिक्यूल वर्टिसेस पर हैं और हर फेस के सेंटर में एक है। 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और ये वाली 6, ये 6 फेसेस के सेंटर में। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है बेटा उसको बोलते हैं फेस
सेंटेड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी आयोडीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और इसके जो लेटिस पॉइंट्स हैं अगर आप उनको देखें तो ये वर्टिसेस पर मौजूद हैं और सेंटर ऑफ एवरी फेस पर मौजूद है। क्लियर हो गया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, ये याद रखनी है, ये वैल्यूज भी याद रखनी है और इसकी वजह भी याद रखनी है। बॉन्ड लेंथ, अगर मैं गौर से बात देखें बेटा, ये एक आयोडीन आयोडीन मॉलिक्यूल है, ये वाला, इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूं, दिस वन इज आयोडीन आयोडीन मॉलिक्यूल। अगर ये सॉलिड स्टेट में यहाँ पे पड़ा हुआ है ना क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ये भी एक आयोडीन आयोडीन मॉलिक्यूल है। तो ये वाली जो आयोडीन आयोडीन बॉन्ड लेंथ है, ये वाली लाइन, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा सॉलिड स्टेट में, 271.5 पिकोमीटर। लेकिन जैसे ही ये गैसियस स्टेट में जाएगा, यानी ये वाला लेटिस ब्रेक डाउन हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चला गया, हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग पड़ा हुआ है, तो फिर ये वाली जो फोर्स बेटा बॉन्ड लेंथ होगी, ये होगी 266.6 पिकोमीटर। इसकी वजह यह है कि ये बेटा ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना लेटिस की, ये इस मॉलिक्यूल को, एटम को इधर, इसको इधर खींचती है, तो लिहाजा दरमियान में जो आपके पास ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है सॉलिड स्टेट में, और गैसियस स्टेट में बेटा बेटा ये अट्रैक्शन नहीं होती, तो फिर वो कम होती। क्लियर हो गया। अगर हम कंडक्टिविटी करें बेटा सॉलिड आयोडीन की, सो इट्स वेरी पुअरली कंडक्टर, बेटा ना होने के बराबर, बेटा आप यूं कहते हैं नॉन कंडक्टर है यार, पुअर का मतलब सिंपली वो आपको पता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल की वजह से कुछ हल्का मोटा हो जाए तो हो जाए, वरना उसके भी बहुत कम चांसेस हैं, नॉन कंडक्टर आप कह सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब उनकी सरफेस पर लाइट पड़ती है ना बेटा, या व्हेन दे आर फ्रेशली कट, स्पेशली व्हेन दे आर फ्रेशली कट, तो उनकी सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वो शाइनी दिखते। इसकी वजह ये होती है कि जब वो फ्रेशली कट होते हैं बेटा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनकी सरफेस पर लाइट जैसे ही पड़ती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हाई एनर्जी लेवल्स पे चले जाते हैं और फिर वापस लो एनर्जी लेवल्स पे आते हैं। तो वो लो एनर्जी लेवल्स पे आते हुए जो एनर्जी रिलीज करते हैं, उसकी वजह से मेटल एक बेटा ग्लो क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। बेटा ये आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है ना, ये मेटल नहीं है, आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन उसके बावजूद ये मेटेलिक लस्टर शो करता है, और इसकी रीजन भी सेम है कि जब आयोडीन के मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट गिरती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं, वापस आते हैं लो एनर्जी लेवल पे, डी एक्साइट होके एनर्जी रिलीज करते हैं, और उसकी वजह से आयोडीन मॉलिक्यूल भी मेटेलिक लस्टर शो करता है। डन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अगर NaCl को देखें बेटा, तो NaCl की स्ट्रक्चर को में हम अगर गौर से देखें तो ये भी एक आयनिक सॉलिड है सॉलिड्स में, और इसकी स्ट्रक्चर को देखो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर गौर से देखें पीछे वाले फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अगर आप देखें तो एजिस पर, यहाँ पे इन जगहों पे जहां पे मैं कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, इधर कोई पार्टिकल मौजूद नहीं थे, यहाँ पे पार्टिकल्स मौजूद हैं बेटा। ये FCC है, लेकिन कौन सी FCC है, दो फेस सेंटेड क्यूबिक क्रिस्टल्स एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। मैं समझाता हूं कैसे, इधर गौर से देखें, इस चीज को इमेजिन कीजिएगा, फिर आपको बड़ी आसानी से समझ भी आ जाएगी, और इसकी वजह से थोड़ी सी बहुत शेप में इफेक्ट भी पड़ता है। वो कैसे, लेट्स सी कि मेरे पास नेक्स्ट बेटा जो लेयर बनती है ना, वो यहाँ पे बनती है, ये वाली, और ये वाला रेड और ये वाला, तो ये दरमियान में बेटा जो होगा, ये वाला और ये वाला एक फेस सेंटर्ड बना रहे हैं, ये वाला और ये वाला एक फेस सेंटर्ड बना रहे हैं। क्लियर हो गया। अब इसको देखो, इसके हिसाब से और इसके हिसाब से, या इसके हिसाब से और इसके हिसाब से, इन चारों को लेके चलो लेयर बनाओ, तो सेंटर यही वाला आ रहा है, और इन चारों को लेके चलो बेटा ये ग्रीन वालों को, तो सेंटर यही आ रहा है फेस के सेंटर में। इसका मतलब है कि दो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। है इसकी भी स्ट्रक्चर, यानी आप यूं कह सकते हैं, एक सोडियम आयंस का लैटिस है, एक क्लोराइड आयंस का लैटिस है, और ये दोनों लैटिसेस आपस में एक दूसरे में पेनिट्रेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलो जी, अब बेटा लेटिस पॉइंट्स की बात करें, इसको मिटा रहा हूं मैं। लेटिस पॉइंट्स की अगर बात करें हम, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेटिस पॉइंट्स मौजूद कहां कहां पे हैं बेटा। दो चीजें हैं, एक है हमारे पास क्लोराइड आयंस और दूसरे हैं हमारे पास सोडियम आयंस। ये मैंने एरोज के साथ मेंशन कर दी हैं आपकी आसानी के लिए।
इन सर्कल भी कर रहा हूं। ओके, अगर आप देखें क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड आयंस तो एक मौजूद है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो, मैं क्लोराइड आयंस के ऊपर 1 2 3 लिख देता हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी से दिख भी जाए और समझ भी आ जाए बहुत अच्छे से। इधर गौर से देखें, ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही हो गए। और हर फेस के सेंटर में 9 10 11 12 13 और 14, 14 आपके पास टोटल क्लोराइड आयंस है, जिनमें से 8 कार्नर्स पर मौजूद है। एट कार्नर्स कितने मौजूद हैं बेटा? 8। हर एक 1/8 शेयर होता है। आपके पहले पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहां से आएगा 1 क्लोराइड आयन, 1 क्लोराइड आयन। एट फेस सेंटर्स देखें बेटा, 2 में शेयर होता है, बात हुई थी। सो टोटल 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई विद 1/2 इज इक्वल टू 3 क्लोराइड आयंस आएंगे बेटा। कहां से? आपके पास ये फेसिस, क्योंकि आप देखेंगे और 8 के बाद 6 ही बचते हैं, तो 14। नेक्स्ट बेटा, एज सेंटर्स पे देखें। अब बेटा सोडियम आयंस की बात करते हैं। सोडियम आयंस को अगर गौर से देखो तो सोडियम आयंस कितने हैं बेटा? एज सेंटर्स पर कितने सोडियम आयंस मौजूद है? काउंट करें, शाबाश। 1, सॉरी मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूं जिससे आपको नजर भी आ जाए। ये ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये एजेस पर मौजूद हैं। इनमें से 3 एज के बेटा एंड पर मौजूद है। ये वाला, ये एज सेंटर है, ये एज सेंटर है, ये एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर। इधर गौर से देखें, ये सारे के सारे कहां पे मौजूद हैं? एज सेंटर्स पे। तो कितने हैं टोटल? हर एक ऊपर वाले में 4, इधर भी 4 और इधर भी 4। अगर आप देखें तो टोटल हो गए 12। और बेटा एज सेंटर पर बेटा हर एक शेयर होता है 4 आपके पास डिफरेंट यूनिट सेल्स में। सो मल्टीप्लाई विद 1/4 इज इक्वल टू, ये आएंगे बेटा 3 सोडियम आयन। और अगर गौर से देखें तो बॉडी सेंटर, ये वाला अकेला, ये पूरे का पूरा इधर ही पड़ा हुआ है, तो 1 पर शेयर होता है, तो 1 सोडियम आयन। इसका मतलब गौर से समझिएगा बेटा इस बात का। इसका मतलब है कि 3 + 1 क्लोराइड, 4 क्लोराइड आयन, 4 सोडियम आयंस मीन 4 NaCl पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl मौजूद होते। डन? को मसला परेशानी? चलो ठीक। अब बेटा ये बात जो एज सेंटर्स वाली है शायद आपको अभी ना समझ आई हो। आप अपने रूम में बैठे हुए और इमेजिन करें कि आपके रूम को अक्रॉस में रूम्स ने सराउंड किया हुआ है। तो आप एज पे देखें कि मैक्सिमम कितने रूम्स मिल सकते हैं। एक एज पे मैक्सिमम कितने रूम्स मिल सकते हैं? एक जिसमें आप बैठे, एक इसके सामने वाला, और बिल्कुल 2 पैरेलल में राइट या लेफ्ट पे आप इमेजिन कर लें। जिस साइड पे आप बैठे हैं, लेफ्ट पे इमेजिन कर रहे हैं तो लेफ्ट पे कर रहे हैं, या राइट पे कर रहे हैं तो राइट वाला एज। लेट से आप लेफ्ट वाला एज लें और कहें कि एक में, एक सामने वाला, एक मेरे लेफ्ट के सामने वाला, एक उसके सामने वाला, टोटल 4 रूम्स आ जाए। इसका मतलब है एक क्यूब के अंदर एक एज सेंटर 4 डिफरेंट यूनिट सेल्स में शेयर हो सकता है। क्लियर हो गया या नहीं? चलें नेक्स्ट। अब बेटा यहाँ पे मजीद कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल 2 सिमिलर आयन, 2 Na पॉजिटिव के बीच में, 2 Cl माइनस के बीच में, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है? या 2 इसी तरह 2 क्लोराइड आयंस के बीच में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, 2 सोडियम या 2 क्लोराइड के बीच में, वो होता है 5.63 एंगस्ट्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, यहां से एमसीक्यूज आता है कि 2 सिमिलर आयंस के बीच में कैसे डिस्टेंस कितना होता है। इसी तरह 2 अपोजिट, एक सोडियम और एक क्लोरीन के बीच में, इसका हाफ हो जाएगा। एग्जैक्ट ऊपर वाली वैल्यू याद कर ले, नीचे डिवाइडेड बाई 2 कर ले, तो ऊपर का एग्जैक्ट हाफ आ जाएगा बेटा 2.815 एंगस्ट्रॉम। जितने के जितने एंगल होते हैं NaCl बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो क्यूबिक में आप पहले ही पढ़ चुके हैं सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 12 होता है, लेकिन Na पॉजिटिव का भी 6 है, Cl माइनस का भी 6 है, ओवरऑल 12।
ओके, नेक्स्ट, वंस यूनिट सेल को देखें बेटा, तो इसके अंदर टोटल 8 आयंस होते हैं। एक यूनिट सेल में मैंने बताया 4 NaCl होते हैं। कितने NaCl होते हैं? 4 NaCl। इसका मतलब है 4 Na होंगे, 4 Cl होंगे, तो टोटल 8 आयंस होंगे। या फिर मैं कह सकता हूं 4 आयन पेयर्स होंगे, यानी 4 पॉजिटिवली चार्ज एंड 4 नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे। अगर क्यूबिक में देखें बेटा, ये बात भी हम क्यूबिक लैटिस में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्यूबिक लैटिस के अंदर 8 वर्टिसेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं और 6 फेसेस होती हैं। ये पढ़ चुके हैं ना, तो मेरे ख्याल में समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है बेटा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound is formed from oppositely charged gaseous ions। बेटा देखो, आपके पास अपोजिटली चार्ज ये वाला Na पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो ये Na पॉजिटिव भी गैशियस स्टेट में था, Cl माइनस भी गैशियस स्टेट में था। इन दोनों ने रिएक्ट किया और 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बन गया। इस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी माइनस के साथ लिखी है यानी रिलीज होगी, उसको क्या बोलेंगे बेटा? लेटिस एनर्जी। या फिर हम कह सकते हैं इसको पॉजिटिव की फॉर्म में अगर डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड जब आपके पास 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड डिसोसिएट हो, ब्रेक डाउन हो इनटू 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव, यानी अपोजिटली चार्ज गैशियस आयंस में स्प्लिट हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब होगी वैल्यू सेम होगी, बस यूनिट डिफरेंट, साइन डिफरेंट होगा, सॉरी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का। रिलीज होगी तो बेटा क्या होगा? माइनस, और अब्सॉर्ब होगी तो प्लस। डन। तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं लेटिस एनर्जी। बेटा लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है ना, इतना जो लेटिस होता है, जो आयनिक सॉलिड होता है या कोवैलेंट सॉलिड होता है, स्पेशली यहाँ पे आयनिक सॉलिड की बात हो रही है, तो फिर उसकी केस में बेटा उस लेटिस एनर्जी के ज्यादा होने से उसकी जो कंपैक्टनेस है, जो स्ट्रेंथ है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ पे वो बात पहले हम कर भी चुके हैं, बार बार बात करने का कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल में, कि एक कैटाइन बनेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, एक एनाइन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन अपोजिटली चार्ज गैशियस आयंस एक दूसरे के साथ मिलेंगे और 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो फिर क्या बनेगा बेटा? उसको क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी, या डेल्टा एच नॉट लेटिस बोलते हैं। ये मेरे ख्याल में आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को रिमाइंड करो, और ज्यादा अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो फिर एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में, यानी थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर चले जाओ, थर्मोकेमिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, तो बेटा वहां पे भी ये आपने देखा था, वो जो बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ी थी वहां पे, या उससे पहले जो आपने स्टैंडर्ड इंथैल्पीज पढ़ी थी डिफरेंट चीजों की, उसके अंदर ये आती है। नेक्स्ट बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? अब गौर से देखें बेटा, साइज ऑफ आयन, दूसरा है बेटा चार्ज ऑफ आयन। दो यही मेजर फैक्टर्स हैं बेटा, दो ही फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तीसरा फैक्टर तो इनके मिलाने से बनता है। अगर साइज बड़ा होगा तो लेटिस एनर्जी कम हो, जिस भी आयन का साइज बड़ा होगा उसकी वजह से लेटिस एनर्जी क्या होगी? कम। और अगर चार्ज ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं, स्मॉल साइज्ड आयन विद हाई वैल्यू ऑफ चार्ज, उनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। डन। अब बेटा गौर से देखें, नॉर्मली हम कहते हैं डेंसिटी होती है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी साइज करें चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, तो ये बन जाता है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी भी फिर लेटिस एनर्जी पे क्या करती है? डिपेंड करती है। एक ही चीज है ना बेटा, चार्ज और साइज को मिलाने से ही चार्ज डेंसिटी बनती है। तो मैं कह सकता हूँ कि चार्ज डेंसिटी भी, तो एमसीक्यूज आ जाए कि उसमें तीनों ऑप्शंस हो, साइज ऑफ आयन भी हो, चार्ज ऑफ आयन भी हो, चार्ज डेंसिटी भी हो, और ऑल ऑफ दिस हो। सो ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, कि तीनों के तीनों फैक्टर्स बेटा लेटिस एनर्जी पर, इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा, जनरल ऑर्डर क्या है बेटा? इसी बात से हम अभी इसी चीज से समझ सकते हैं कि जिसकी वैलेंसी डाईवैलेंट हो, एक डाईवैलेंट दूसरा भी डाईवैलेंट, यानी एक Mg दूसरा O। लेट से मैं ऐसे कह देता हूं, और से सुनिएगा इस बात को, कि ये मेरे पास है Mg, ये डाईवैलेंट,
ऑक्सीजन डाइवेलेंट, डाइवेलेंट का डाइवेलेंट से बना है, फिर एक डाइवेलेंट का यूनिवेलेंट से Mg, और बेटा अब Cl2 लगा दो, दो लगाने पड़ेंगे लेकिन क्लोरीन है यूनिवेलेंट, फिर बेटा दोनों यूनिवेलेंट लगा दो लाइक NaCl। इस केस में लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ये होगा कि डाइवेलेंट डाइवेलेंट से ज्यादा, फिर डाइवेलेंट मोनोवेलेंट से, चाहे कैटायन एनायन को आगे पीछे कर दो कि एक दो कैटायन हो जाए, एक एनायन हो जाए, और इसी तरह यूनिवेलेंट यूनिवेलेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 3-4 चीजें प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इस लेक्चर को ओवर करते हैं बेटा। NaCl, MgCl2 और AlCl3, इन तीनों में मुझे आपने बताना है कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो NaCl में बेटा अगर गौर से देखें तो Na प्लस मौजूद है, Mg में देखें अगर बेटा तो Mg+2 मौजूद है, और इधर देखें तो Al+3 मौजूद है। ऐसा ही है। तो अगर गौर से देखें तो इस डायरेक्शन में जाते हुए, सॉरी बेटा इसने अच्छा करके लिखा नहीं है, इस डायरेक्शन में जाते हुए चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, +1 +2 +3 पे बढ़ रही है, मतलब चार्ज बढ़ रहा है। अगर साइज को देखो तो Al+3 का साइज सबसे कम, क्योंकि पीरियड में साइज डिक्रीज होता है ना, पीरियड ही है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो मजीद डिक्रीज होगा। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है, तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा, इस पे चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा। फिर मैं कह सकता हूं कि AlCl3 की जो आपके पास लेटिस एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी बेटा MgCl2 की, और फिर होगी बेटा NaCl की। डन। क्योंकि क्लोरीन तो तीनों के तीनों में कॉमन है ना, उसको नहीं देखना, जो कॉमन है उसको नहीं देखना, जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है उसको देखना है। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे देखें नीचे में तो सब में सोडियम कॉमन है, तो सोडियम को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोडियम तो कॉमन है। तो अब सोडियम को ना देखें, आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखें। तो देख से नीचे आते जाएंगे बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हेलोजेंस अक्रॉस द ग्रुप, तो साइज बढ़ेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, चार्ज तो सब में सेम है ना, -1 -1 -1 -1, अब की बारी चार्ज सेम है लेकिन साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो लैटिस एनर्जी होगी वो होगी NaF की, जिसमें साइज कम है, फिर बेटा NaCl की, फिर होगी NaBr की, और फिर बेटा जो होगी वो होगी NaI की, यानी NaI सबसे कम लैटिस एनर्जी और NaF की सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो लीस्ट भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट लैटिस एनर्जी, लीस्ट वैल्यू ऑफ, और मैक्सिमम या मिनिमम के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2A, हाइड्रो ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं जी ग्रुप 2A के? ग्रुप 2A हो गए बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा रेडियो एक्टिव होता है, अब इसके हाइड्रो ऑक्साइड फिर डिस्कस नहीं होता। इन सब के साथ बेटा OH लगा दो, चूंकि +2 है सब में तो दो दो OH लगाते जाओ। तो आप देखोगे तो OH तो सब में सेम आ गए, इसका मतलब है डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम क्या कर रहा है, डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज कर रहा है साइज, तो लेटिस एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, उल्टी है ना, उससे साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है और इसकी लेटिस एनर्जी सबसे कम है। यानी अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि बेरिलियम का हाइड्रो ऑक्साइड सबसे ज्यादा होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं BeOH होल ट्वाइस ग्रेटर देन MgOH होल ट्वाइस देन कैल्शियम देन स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम। डन। चलो जी, नेक्स्ट एंड एंड टू दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क इन कमेंट सेक्शन। और बेटा आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।